अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्प्रिंग 2022 डिस्कस करना है, तो उसके भी हम रिवीजन करनी है, चूँकि कुछ ना कुछ साथ साथ तो मुझे लगता है कि हम कोई 3-4 क्वेश्चन कर पाएंगे। हमने प्लान बनाया था कि एक पास्ट पेपर हम 2 दिन में कर रहे होंगे, सही है ना। तो स्टैंडर्ड्स पढ़ के आए हैं थोड़े थोड़े जो मैंने कहा था। तो सबसे पहले ना 700, 701, 705 और 706 थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। उसमें से वो बातें बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कुछ तो आपने रीडिंग की होगी, तो वो आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ, तो हो सकता है वो आपको बेनिफिट दे। कुछ तो चीज़ें 701 की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अगर मुझे लिखवाओ तरतीब से, तो पहले टाइटल आता है, ऐसी है, फिर एड्रेसी आता है, पता नहीं मेरे स्पेलिंग ठीक है कि नहीं एड्रेसी के, और उसके बाद क्या आता है, ओपिनियन से पहले ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंडर आता है ना जी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर फिर आता है ओपिनियन, आगे बेसिस फॉर ओपिनियन और नहीं, इसके बाद गोइंग कंसर्न आता है, नहीं, तरतीब इसकी है जी गोइंग कंसर्न और फिर की ऑडिट मैटर, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न तो यहाँ पे आ गया ना। इसके बाद कौन सा जी, अदर लीगल, इसको फिर आप कहोगे सेपरेट पोर्शन में रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे जो है ना वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इसके ऊपर या नीचे भी आता है, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद इसके बाद अदर मैटर पैराग्राफ आता है अगर कोई आना हो तो। मैं सिर्फ प्लेसमेंट दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को ना, एलिमेंट्स रिवाइज करके। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ की ऑडिट मैटर से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और अदर मैटर पैराग्राफ यहाँ पे आता है। उसके बाद नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर और उसके बाद सिग्नेचर और डेट, है ना, डेट एंड एड्रेस जो भी है जी। आगे तो ऑडिट रिपोर्ट में जो 700 है उसके अंदर और कोई बात जो हम पढ़ रहे हैं, और कोई इंपॉर्टेंट बात जो आप बताना चाहते हैं, मैं बताता हूँ। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क ना थोड़ा सा बीच में लॉ भी आ जाता है, लोकल लॉ, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स के जनाब। अगर तो आपने सारी की सारी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है ना वो कहता है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है। अगर कुछ एडिशन भी होती है, कुछ लोकल लॉ में चेंज भी करना पड़ता है, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स हम उसके देखें ना तो वो कहता है वालेकुम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दोनों का फ़र्क पड़ा हुआ है। बताएं क्या फ़र्क है, आप लोगों को क्या इल्म है इसके बारे में। सर फेयर में हम ये कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन की बात हो तो वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। वर्ड्स क्या हैं पता है, अगर पूछ लिया वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे कि फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में फ़र्क बताएं, तो वो वर्ड्स क्या हैं। वो वर्ड्स ये हैं, वो कहता है जी कि ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
जो फ्रेमवर्क से कंप्लाइंस चाहता है, ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल डिस्क्लोजर भी चाहिए, और वो एडिशनल डिस्क्लोजर अगर आपको उस फ्रेमवर्क से डिपार्ट भी करना पड़ता, मतलब किसी और रास्ते भी जाना पड़ता है, तो फेयर रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, ये मुराद है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए हमें कोई ऐसा प्रोविज़न या डिस्क्लोजर ऐड करना है जो लोकल लॉ में नहीं लिखा हुआ, जिसकी वो इजाज़त नहीं देता, तब भी आपने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के वो डिस्क्लोजर ऐड करने। लेकिन कंप्लाइंस कहता है कि सिर्फ मेरे मुताबिक चलो, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करनी, जो लोकल लॉ कह रहा है उसके मुताबिक चलो। तो अगर इसकी आपको डेफिनेशन चाहिए तो एग्जैक्ट वो कहता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज यूज टू रेफर टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर कंप्लाइंस विद फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर बियॉन्ड फ्रेमवर्क एंड अलाउज डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब अगर यहाँ पे उसने कुछ रूल्स बताए हुए हैं ना कि भाई ये फॉलो करने हैं, अगर फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होती, मीट नहीं होती, तो आप उससे डिपार्ट भी कर सकते हो, और अगर कुछ नया ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फेयर रहना है आपने। फ्रेमवर्क से चाहे डिपार्ट भी कर लो या कुछ ऐड भी कर लो, लेकिन कंप्लाइंस में ये दोनों बातें नहीं हैं। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है, ये 10 फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंपॉर्टेंट है। ये बात हो गई। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन है, अभी हम इसको इस एंगल से रिवाइज कर रहे हैं कि जो पास पेपर अभी रिसेंट आया, फुल रिवीजन नहीं कराएंगे हम इसको, जो पास पेपर आएगा जिस तरह का, मैं उस तरह की रिवीजन इस स्टैंडर्ड में से कराऊंगा, ठीक है, तो वो आपका बार बार रिवाइज होगा। यहाँ पे आपको पता है कि टाइटल किस तरह का होता है, एड्रेस ही कौन कौन है, आपको बातें पढ़ी हुई हैं, ये वाली बातें पढ़ी हुई हैं आपने, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें आपने पढ़ी हुई हैं। अब मैं आप में इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आहिस्ता आहिस्ता। की ऑडिट मैटर बताएं क्या होता है, पहले 701 स्टार्ट करते हैं। की ऑडिट मैटर क्या होता है? की ऑडिट मैटर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब देते हैं तो नहीं आता, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, मैं उसमें से आपकी समरी के लिए बताता हूँ। और सिग्निफिकेंट areas that require significant audit attention from the matters arising from the current period only, not prior period, ये भी बात करता वो, ऐसे ही है। तो current period matters, significant matters सिर्फ आपने डिस्कस करने हैं, ऐसे ही है। आपको ये वो बातें हैं जो टेस्ट हो चुकी हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि उसने डिस्क्लेमर डाल दिया, ठीक है, उसने कोई ऐसी सिचुएशन डाल दी जिसमें डिस्क्लेमर आना है, तो वो कहता है रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन बताओ, तो फिर आपने कहना है कि जनाब ये बातें हैं, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, जैसे वो मैंने बताया था लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, तो आपने डिस्क्लेमर तो देना ही देना, फिर साथ आपने ये भी कहना है कि साथ में कोई की ऑडिट मैटर आपने नहीं देना अगर आप देने लगे हैं तो, ठीक है। तो ये बात जब वो पूछेगा ना कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि भाई डिस्क्लेमर के साथ मुझे बताओ की ऑडिट मैटर देना नहीं देना, आपको सिचुएशन में खुद ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है करंट पीरियड से रिलेटेड अगर कोई पिछले साल का मैटर है वो हाईलाइट नहीं हो पाया, उस पर सिग्निफिकेंट एफर्ट लगी थी आपकी, हाईलाइट नहीं हो पाया, तो क्या उसको इस साल की ऑडिट मैटर बना ले? नहीं बनाना, ठीक है। और इसके अलावा कोई अनोखी बात की ऑडिट मैटर में, हाँ जी, हाँ, अब इसकी डेफिनेशन वो कहता है सिग्निफिकेंट अटेंशन रिक्वायर करता है, एरियाज दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट अटेंशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसी में ही सारी बात हम करेंगे, देखना आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। सिग्निफिकेंट अटेंशन और मैटर्स ये सेलेक्ट किया जाता है, सिलेक्टेड अमंग मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे ही है जी। और इसके बारे में वो कहता है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो की ऑडिट मैटर बनाते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स में वो कहता है ये वो वाली बातें हैं, वो वाली ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। आपने किन में से सिलेक्ट करना है, कौन कौन से मैटर्स जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है या जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। मैं सही कह रहा हूँ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं बहुत पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंटेड बातें बता रहा हूँ आपको। ये अगर आप डेफिनेशन देखो ना इसकी, की ऑडिट मैटर, अब बुक है आप लोगों के पास, सबके पास थोड़ी, तो वहाँ पे की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन खोलो, देखना आप एग्जैक्ट पॉइंट नजर आएंगे आपको ये वाले। कि की ऑडिट मैटर हम किस में से सिलेक्ट करते हैं? ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क हैं।
या ऐसे एरियाज जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, या ऐसे एस्टिमेट्स जो मटेरियली अनसर्टेन है, जिनमें अनसर्टेनिटी, आप ये कह लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, या और तीसरी बात कौन सी है, वो कहता है तीसरी बात ये है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस भी हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। अब मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है इन सब चीज़ों की? सिग्निफिकेंट अटेंशन रिक्वायर करता है, कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैटर्स, हाई लेवल के मैटर्स हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क किस में होता है पता है? ये तो बातें हमने लिख दी थ्योरी वाली, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। और सिग्निफिकेंट जजमेंट किस में इन्वॉल्व होती है यार? देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट किस में इन्वॉल्व होती है? प्रोविजंस में, और भाई केस खुला हुआ है कंटिजेंसीज में, और रीवैल्यूएशन में। वो जिस, अब आपने ना इस एंगल से सोचना है, जिस चीज़ में जजमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें से एक्सपर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है आपको, रीवैल्यूएशन में एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपने एम्प्लॉयज़ की जो ग्रेचुटी प्रोविज़न है उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो चीज़ें जिसमें बहुत सारी जजमेंट इन्वॉल्व है। आप जो है ना यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज इसकी अमाउंट क्या होगी। जैसे केस है, वो बहुत सारी जजमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व, एस्टिमेट इन्वॉल्व है, तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि उसकी अमाउंट क्या होगी। तो उसके आप उसके लिए आगे बहुत सारे प्रोसीजर्स लगेंगे। तो वो वाली बात वो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ आ सकता है, लेकिन वो यहाँ पे आएगा एस्टिमेट्स में। ये दोनों चीज़ें लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। यूज़फुल लाइफ वाली बात भी आती है, लेकिन यूज़फुल लाइफ ना कुछ एस्टिमेट्स होते हैं जो नॉर्मल एस्टिमेट्स होते हैं, कुछ होते हैं अनसर्टेन एस्टिमेट्स। तो यूज़फुल लाइफ एक नॉर्मल एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एस्टिमेट है, ठीक है। इसको की ऑडिट मैटर नहीं बनाते। कभी भी ऑडिट रिपोर्ट में देखो, हर ऑडिट के अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होती है, आप उसको ऑडिट करते हैं, लेकिन उसकी एफर्ट को आप ये नहीं कहते कि वो की ऑडिट मैटर है, वो भी तो एस्टिमेट ही है। कुछ एस्टिमेट्स हैं जो सिग्निफिकेंटली अनसर्टेन एस्टिमेट्स हैं, उनमें ये आते हैं जिनमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी आउटकम बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या कह सकते हो, अनसर्टेन है। सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, और नॉर्मल एस्टिमेट कौन सा है, रेट डेप्रिसिएशन का, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें। अब कभी ये ना हो कि डेप्रिसिएशन का वो आप उसको कहो ये सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है तो इसको की ऑडिट मैटर बनाना, नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क अगेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, या फिर अच्छा मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी रिस्क भी आ सकता है और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी आ सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर को प्रेजेंट कैसे करते हैं? हैं जी, लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर प्रेजेंट होता है सिर्फ, अनलिस्टेड के केस में नहीं होता। अब प्लेसमेंट पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट क्या है? हाँ सेक्शन कुछ भी नहीं, पैरे निकाल देना, ये हेडिंग ही नहीं आनी, सिरे से हेडिंग ही नहीं आएगी डिस्क्लेमर में, आपने सीधे से उसको बता देना। अब एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन में की ऑडिट मैटर की क्या बात लिखोगे, किस तरह पैराग्राफ लिखोगे की ऑडिट मैटर का? आप क्या बात लिखोगे, वो बात मुझे ज़रा पॉइंट्स बताएं। कोई भी ओपिनियन आ जाए, की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ है क्या, आओ देखते हैं। और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी बातें जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हों जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये की ऑडिट मैटर है। ये 3 चीज़ें तो हैं ही हैं। वो कुछ एडिशनल बातें भी बताता है। वो कहता है कि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हैं,
तो उसमें भी आपकी एफर्ट ज़्यादा लगती है। और तीसरी बात कौन सी कहता है जिसमें स्पेशलाइज स्किल इन्वॉल्व है, आप बीइंग एन ऑडिटर उसको नहीं कर पाते। आप कहते हो कि मैंने रीवैल्यूएशन करनी है, तो रीवैल्यूएशन के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए, वो मुझे करके दे कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, तो मैं उसकी रिपोर्ट को वेरीफाई कर लूँगा, बस मैं खुद नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एडिशनली भी आपको इन 3 फैक्टर्स के अलावा देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा वो और क्या कहता है, वो कहता है कि की ऑडिट मैटर उन बातों को भी बनाएंगे जिन कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी हमें नज़र आएगी, जिन चीज़ों में हमें कंट्रोल की डेफिशिएंसी नज़र आएगी कि जनाब ये बातें तो इसमें तो कंट्रोल्स ही ठीक नहीं है, अब कंट्रोल्स ठीक नहीं है तो हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उनको भी आप की ऑडिट मैटर बना सकते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर उसने छुपा के दिए होंगे, वो आप देखोगे तो आपको चल जाएगा यार ये तो की ऑडिट मैटर में जा रही है बात। और उसमें वो पूछेगा कि अच्छा इसका पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ की बातें लिख दोगे, नहीं तो आप वैसे ही बता दोगे कि ये की ऑडिट मैटर बनेगा, ठीक है। अच्छा आगे, की ऑडिट मैटर कैसे कम्युनिकेट होगा, क्या बातें हैं जी पैराग्राफ में लिखनी, नहीं पता? डिस्क्लोजर का रेफरेंस, इस बात की समझ आई डिस्क्लोजर रेफरेंस की? वो कहता है कि यार आपने कोई बात ढूंढी होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यार लीज जो है लीजेस, उसके अंदर लीज रेंटल ठीक नहीं है, उसमें बड़ा मेहनत करनी पड़ी, या फॉर एग्जांपल कंटिजेंसीज प्रोविजन का नोट दिया होगा तो वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ी, तो हम कहेंगे कि यार एज डिस्क्लोज्ड इन नोट 12, ठीक है। उस डिस्क्लोजर का रेफरेंस दे के हम बात कर रहे हैं कि ऐसे एरियाज हैं। अब आगे वो लाइन्स क्या हैं, वो लाइन्स क्या हैं आप बताओगे। अच्छा आपको ना की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करना भी आ सकता है इन रेयर सर्कमस्टांसेस, कभी की ऑडिट मैटर क्या होगा। तो आपको ना एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एक कंपनी के अंदर आपने एसेट था 1000 रुपीज़ का, आपने कहा कि ये 1500 का हो जाएगा, एक्सपर्ट ने कहा, और आपकी मटेरियलिटी का ये 5% बनता है, ठीक है। अब वो कहते हैं आपको रीवैल्यूएशन के नाम से पता चल जाएगा यार ये बात तो इसके लिए तो एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो कहेगा कि यार की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करें फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करोगे ड्राफ्टिंग में, सिंपल सी बात, आप नोट का रेफरेंस दोगे और उसके बाद बताओगे कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है। क्यों है ये की ऑडिट मैटर, हम कहेंगे कि यार सिंस दिस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ऑडिट एफर्ट and professional judgment and hiring of expert, so we determine it to be a key audit matter। ये बात लिखोगे आप, ठीक है। नहीं समझ आई, थोड़ी मुश्किल बात हो गई है, लिखना आ सकता है लेकिन बहुत रेयर केस है आपको लिखना है, लेकिन ये बातें आपको पता हो कि भाई कैम का की ऑडिट मैटर अगर आएगा तो हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। आप पहले कहोगे कि वाई इट इज़ अ की ऑडिट मैटर, फिर क्या कहोगे, हाँ स्टेट भी करना है, ये तो वो उसके अंदर है ना, जब ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करोगे ना उस वक्त बात कर रहे हैं। ये वैसे बता रहे हैं कि अगर की ऑडिट मैटर है, सही है, आप भी ठीक कह रही हो, आप कंफ्यूज ना हो, आपने पैराग्राफ है ना की ऑडिट मैटर रिपोर्ट का, उसके अंदर ये बातें लिखनी है। आप ऐसा करो, कोई ऑडिट रिपोर्ट खोलो, उसमें देखो ये बातें लिखी मिली आपको, ऑडिट रिपोर्ट खोलो कोई वाली, ये वाली जो आपके सामने फॉर्मेट है ना, इसके अंदर कैम वाला सेक्शन खोलो, क्या उसमें ये लिखा हुआ है रेफरेंस, डिस्क्लोजर का रेफरेंस लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है कि वाई द मैटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें तो कैम है ही नहीं रिपोर्ट के अंदर, तो आपको नहीं समझ आएगी, है ना। की ऑडिट मैटर है, मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है, बाकी बातें भी लिखी होंगी साथ उसने कि सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन चाहिए इसके लिए, हाईली कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स वो देखो, कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करोगे कि यार मैंने ये इस पे काम किया, इसमें बहुत सारे जजमेंट इन्वॉल्व, इसलिए मैं इसको की ऑडिट मैटर बना रहा हूँ। वो पैराग्राफ लिखा हुआ भी देख लो, हो सकता है कि आपको छोटी सी एग्जांपल में हो गया कि बना के दिखाओ, तो आप ये वाली बातें लिखोगे कि वाई इट इज़ अ की ऑडिट मैटर, और उसमें वाई में क्या लिखोगे, ये वाली बात जो इसने बताई है कि जनाब मैंने रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने गया, मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी और उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये इस डिस्क्लोजर में लिखी हुई है ये बात, तो इसलिए मैं इसको की ऑडिट मैटर बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको लिखनी पड़ सकती है। आगे इसने क्या कहा है,
आगे वो कहता है कि अगर आपने ये बात बना ही ली है तो आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, हाउ द मैटर इज एड्रेस्ड। तो आपने किस तरह सॉल्व करोगे रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन आपने की है एक कंपनी की एसेट्स की, तो कैसे उसको सॉल्व करोगे। ये मैं आपको ना जो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ये आपके पैराग्राफ लिखने में हेल्प करेगी, लेकिन ये बात याद तो रहेगी ना एटलीस्ट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उससे। तो ये थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है जो कि 80-90% चांस है, और आपके पैराग्राफ में भी पूछी जा सकती है कि भाई बना के दिखाओ। तो आप बताओगे क्या काम किया परफॉर्म हमने। हम कहेंगे रीवैल्यूएशन के लिए यार हम एक एक्सपर्ट के पास गए, उसकी हमने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक की। अगर आपने देखा होगा एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक की, और हमने रीवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली, उससे फिगर्स को वेरीफाई किया, और क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर किया। पहले तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर किया, लेकिन मैं आप लोगों के ना प्रोसीजर्स ठीक कराना चाहता हूँ। सिर्फ ये बात लिखनी ज़रूरी नहीं है वी हायर्ड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर और ये ऑडिट प्रोसीजर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर सही वाला क्या बनेगा, वी वेरीफाइड, ये भी नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स के सिर्फ 8 तरह के प्रोसीजर हैं। कौन कौन से भला, कौन कौन से, इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, और कौन कौन सा है, नहीं वो सर्शंस हैं, कंफर्मेशन और रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस और 1 2 3 7 है क्या 8 है। अच्छा ये बातें हैं, इसके अलावा आपने कोई नहीं करनी, कोई वर्ड यूज नहीं करना। आपने क्या किया, इंस्पेक्टेड द रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर, ये ऑडिट प्रोसीजर बना। ये बात हम आज ही सही कर लो तो ऑडिट प्रोसीजर आपके गलत नहीं होगा, फिर मार्क्स 40 में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बात है जो वो बताना चाहता है। वो कहता है आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने इंक्वायर किया और आपने डिटरमिन की क्या, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट। तो मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके जो आप बात है ना ये क्लियर हो जाए आपको। आपने अगर कैम लिखना आ गया तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे कि व्हाई इट इज अ की ऑडिट मैटर एंड स्टेट दैट वी performed significant audit effort in determining that to be a key audit matter and how the matter is addressed, ठीक है। और सर आप जो प्रोसीजर लिखे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि इनका सीक्वेंस फॉलो करते हुए, सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी है ना, जब भी आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड डेटर्स की प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे प्रोसीजर्स के अंदर कि वी डिटरमिन्ड, we obtained aging of trade receivables, we dispatched the confirmations। तो ये गलत होगा, ठीक नहीं है बात। आप कहोगे कि we dispatched the confirmations of trade receivables, we inquired and obtained aging of trade receivables, क्योंकि वो प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर तो इस तरह के ही हैं। we observed the stock count of inventory, फिजिकल स्टॉक काउंट, ऐसी है जी। ये बातें आप इस तरह लिखोगे तो आपको नंबर सही मिलेंगे। अच्छा आगे की ऑडिट मैटर पे काफ़ी बात कर ली, कुछ ना कुछ नया पता चला इसमें की ऑडिट मैटर में। सर ये पूछना चाह रही हूँ अगर कोई क्वेश्चन आया है केस स्टडी में तो उसमें हमें ये 7 बातें पूरी करनी है। ज़रूरी नहीं है जी, आपके ऑडिट प्रोसीजर अगर उसने आपसे कहा ना 3 नंबर का क्वेश्चन है ऑडिट प्रोसीजर, आप तो फिर 2 3 4 बातें वर्ड्स हैं ना उसमें ये फिट कर देना बस, सही वाले प्रोसीजर बना के ना, ठीक है। वो प्रोसीजर्स कुछ तो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको तो मेरे ख्याल चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं, उसमें आप जाके देखना उसने इन प्रोसीजर्स के अलावा बहुत कम हरकत की होगी स्टार्ट करने में, इधर से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। और अगर किया भी होगा तो बहुत माइनर सी जगहों पे किया होगा, मेजरली उसने ये वाली वर्ड्स यूज़ किए होंगे साथ, ठीक है। आगे चलें जी, हमने क्वेश्चन भी करना है। सेवन 705 पे चलें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ 705 में वो कहता है कि pervasive effects are the effects
related to undetected misstatements, बात याद है, and for those auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, and pervasive effects are the effects that are not confined to a single account balance or item, if so confined represent substantial portion of the financial statement and in relation to disclosures fundamental to the user's understanding of financial statement. ठीक है, तो डेफिनेशन आ सकती है. अब इसका मतलब समझते हैं क्या है. pervasive effects related to undetected misstatements. पहली बात देखो, फिंगर टिप पे बात याद हो जाती है आराम से. related to undetected misstatement for which we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, and are those effects that are not confined to single account balance or items of financial statement, ऐसी है, और represent, if so confined, to represent substantial portion of financial statement, or in relation to disclosures fundamentals to user understanding. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में आए तो कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको वो कहेगा परवेसिव इफेक्ट्स की डेफिनेशन बताओ, बस वो आपको सिनेरियो देगा. वो आपको बताएगा कि जनाब मैंने एक कंपनी है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल भी ख़राब हैं, उसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा, उसके ट्रेड पेबल्स भी ख़राब हैं, उसकी इन्वेंट्री भी ख़राब है, और उस टोटल प्रॉफिट है 1000 मिलियन का, और 100 मिलियन की बीच में इन्वेंट्री है, 200 मिलियन के ट्रेड रिसीवेबल हैं, 300 मिलियन के ट्रेड पेबल हैं. तो बताओ, क्लिक होगी बात आपको कि ये परवेसिव इफेक्ट है. आप उनको बताओगे कि जनाब सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप, अकाउंट पेबल ख़राब है, इन्वेंट्री ख़राब है, अकाउंट रिसीवेबल ख़राब है, क्या लिखा हुआ है, नॉट कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस, ये भी बात पूरी होगी. एंड इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई आधे से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लिक हो जाएगा ये बात, भूलेगा तो नहीं कभी अब परवेसिव इफेक्ट वाली बात. अच्छा आगे चलते हैं. आगे चलने में वो कहता है कि 3-4 तरह की ओपिनियन होती हैं, आप लोगों को पता ही है, ऐसे ही है ना, पता है कि जनाब क्वालिफाइड ओपिनियन होती है और एडवर्स ओपिनियन होती है, और यहाँ पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन होती है, और यहाँ पे डिस्क्लेमर होती है, और ये होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से, और ये होता है जी स्कोप लिमिटेशन की वजह से. अच्छा कैम में वो ना की ऑडिट मैटर में यहाँ से लिंक हो रहा है, मैं बताता हूँ. वो कहता है कोई ऐसी बात जिससे ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है वो कभी भी कैम नहीं बनाना. और कैम आपने अगर किसी बात से ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है और वो समझते हो कि ऑडिट एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस चीज़ को मॉडिफिकेशन में और कैम में दिखा रहे हो, तो कभी भी ये शो ना हो कि जनाब मॉडिफिकेशन तो नहीं है, सिर्फ एफर्ट ही लगी है. उसने एक जगह बात की है ये वाली, तो वो ये कहना चाहता है कि जब भी आपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया है तो आपने क्या करना है, उसको कैम नहीं बनाना. अगर उस बात की वजह से, जैसे ये परवेसिव इफेक्ट्स हैं, इस पे तो मेहनत बहुत लगेगी आपकी, तो क्या इसको कैम भी बना लें? वो कहता नहीं बनाना. आपने अगर ओपिनियन मॉडिफाई होती है तो मॉडिफाई करनी है और कैम नहीं बनाना. कैम सिर्फ उन मैटर्स को बनाना है जो इसके अलावा हैं. और अगर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल रहे हैं या अदर मैटर पैराग्राफ डाल रहे हैं, तो किसी बात की वजह से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है या अदर मैटर पैराग्राफ है, तो उसको भी कैम से लादा रखना है. अब इन 3 चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जनाब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसको बनाएं, अदर मैटर पैराग्राफ किसको बनाएं और कैम किसको बनाएं. तो उसने कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को कब बनाएं, अदर मैटर पैराग्राफ को कब बनाएं. तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को कब बनाना है बताओ. एग्जाम्पल देखो, दिमाग तेज करो, फटाफट आप लोगों का ऑडिट जो है ना फिंगर टिप्स पे आ जाएगा. अभी हम इसको आज रिवाइज कर रहे हैं एक पास्ट पेपर के लिए, कल हो सकता है फिर दोबारा इसकी डिफरेंट जो डायमेंशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी रिवीजन होगी स्टैंडर्ड्स की. हाँ जी, अदर मैटर पैराग्राफ कब डालना है? एग्जैक्टली आप अदर, अच्छा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ की क्या डेफिनेशन है? मैटर्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, appropriately disclosed in the financial statement that are fundamental to the user's understanding of financial statement. And other matter paragraph क्या होता है? Other matter paragraph matters other than disclosed
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ आई? ये चीज़ डिस्क्लोज्ड होती है। डिस्क्लोज से मतलब क्या है कि वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बातें लिखी होती हैं, उसी को ही रेफर कर रहे होते हैं कि जनाब लीज में ये मसला है, इन्वेंट्री में ये मसला है, ट्रेड रिसीवेबल में ये मसला है। लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ किस बात पे बनता है? वो कहता है अदर देन डिस्क्लोज्ड, वो बातें फाइनेंशियल वाली नहीं उठानी आपने। दिस इज रिलेटिंग टू ऑडिट, दिस इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, ठीक है? अकाउंट्स में कोई जो चीज़ें मौजूद है ना, उससे रिलेटेड आपने कोई बात एम्फेसाइज करनी है कि यार मुझे तसल्ली नहीं है कि जो आपने नोट नंबर 5 में इन्वेंट्री दी हुई है ना, उसमें फ़लाँ प्रॉब्लम है। मुझे तसल्ली नहीं है कि जो आपने ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 4 में दिया है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ बना रहा हूँ। अदर मैटर पैराग्राफ क्या कहता है? मैटर्स अदर देन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उन बातों की वजह से नहीं होगा जो डिस्क्लोजर हैं। इट्स रिलेटेड टू ऑडिट, रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट। और इसके अलावा और क्या है? मैटर्स, चलो ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया मैं, ज़्यादा अच्छा। वो कहता है मैटर्स अदर देन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट रिलेट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये बात करता है वो। तो दोनों में फ़र्क तो समझ आ गया आप लोगों को। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किन किन सिचुएशन में होता है और अदर मैटर पैराग्राफ किन किन सिचुएशंस में होता है? एग्जाम्पल मेजरली क्या है जी? लिटिगेशन, वो बात वाला क्या करता है? अनसर्टेन आउटकम ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेन लिटिगेशन, ये बात करता है वो, ठीक है? और वो कहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब डालना है? सबसीक्वेंट इवेंट्स के लिए, जब आपको पता चला कि जनाब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद ऑडिट कर रहे हैं और रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले पहले कोई ऐसा इवेंट आया जिसको एडजस्ट करना चाहिए था, नहीं किया गया, या एडजस्ट कर दिया गया तो हमने बताना है, या रिपोर्ट भी इशू कर दी, उसके बाद हमें कोई इवेंट पता चला, लेकिन मैनेजमेंट कहती है हमने अब ठीक नहीं करना। हम कहेंगे कि हमने अगर आपको रिपोर्ट नहीं दी ना अभी तक ऑडिट रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट आपको देंगे, आप हमसे डिसएग्री कर रहे हो, हम रिपोर्ट देंगे, लेकिन उसमें क्या डालेंगे? एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ के जनाब सारी रिपोर्ट ठीक है, लेकिन ये जो 3-4 महीने बाद वाली कुछ हरकतें हुई हैं ना, इसको भी नोट कर लें हमारी रिपोर्ट के अंदर, के कंपनी के अंदर फ़लाँ मसाइल 3-4 महीने बाद भी आए हैं रिपोर्ट के बाद, ठीक है? तो ये बातें आपने बतानी है। सबसीक्वेंट इवेंट के केस में होता है अदर मैटर पैराग्राफ, प्रीवियस प्रेडिसेसर ऑडिटर, है ना, पढ़ा है ना जी? पिछले साल का ऑडिट आपने परफॉर्म नहीं किया, सबसे अच्छी एग्जांपल है, तो फिर आपने अदर मैटर पैराग्राफ डालना है, ऐसे ही है। और अदर मैटर पैराग्राफ याद नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, अदर मैटर पैराग्राफ एक जगह डालना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, आपने विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल टू विड्रॉ। तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि जनाब ये रीजंस हैं, मैं तो ओपिनियन डिस्क्लेम करना चाह, मैं तो विड्रॉ आना चाह रहा था, लेकिन ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं विड्रॉ नहीं हो पा रहा एंगेजमेंट से, तब भी अदर मैटर पैराग्राफ डालना। ये सिचुएशन से लिखी हुई हैं, आई गेस, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, याद नहीं करा रहा हूँ। और अगर आप विड्रॉ कर पाए, डिस्क्लेम कर दी ओपिनियन, तो फिर वो कहता है डिस्क्लेम कर भी दी और विड्रॉ भी करना है। विड्रॉ करते हुए आपने बताना है बोर्ड्स को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, कि जनाब ये बातें हैं जो अपने माइंड में रखें, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? ये बातें। आगे थोड़ा रिवाइज हुआ जी। 705 में ये बातें तो आपको पता है कि जनाब मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस किस वजह से होती है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और आपके लिमिटेशन किन किन वजूहात पे हो सकती है, ये बातें रिवाइज करने की ज़रूरत है, सिचुएशंस। अच्छा, आगे हमें ये नहीं है कि हम इस स्टैंडर्ड्स को छोड़ दिया, बस हल्की हल्की ऊपर से रिवीजन कर रहे हैं और चला गया। हम तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन सारे स्टैंडर्ड रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, पास पेपर के लिहाज से। आगे बताएं जी, ओपिनियन पैराग्राफ कैसा होता है? चलो अभी क्वेश्चन आता है तो हम ओपिनियन पैराग्राफ उस वक्त डिस्कस करते हैं, ठीक है? आगे एडवर्स ओपिनियन, जब क्वालिफाइड ओपिनियन है नहीं है तो एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, financial statements are present fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework in case of fair presentation framework, और financial statements are prepared, वहाँ पे presented, यहाँ पे prepared in all material respects अगर compliance framework का तो, ठीक है?
और एडवर्स ओपिनियन में क्या होगा? क्वालिफाइड में तो ये हो जाएगा, एडवर्स में क्या होगा? क्या बात लिखोगे? और नॉट, और सेम बातें लिखी होंगी। और ओपिनियन पैराग्राफ अगर ड्राफ्ट करना आ जाए तो कैसे ड्राफ्ट करोगे? हाँ जी, वो यही बात करता है, वो कहता है कि अगर ओपिनियन पैराग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा, जनाब आप बताओ कि एक बात थी हमारे 5% मटेरियल, एक बात थी फॉर एग्जांपल आपकी रीवैल्यूएशन थी, वो सही परफॉर्म नहीं हुई, अब आप अपने ओपिनियन मॉडिफाई करनी है, सारी बातें उसने आपको बताई हैं, तो फिर आप वो ड्रॉ कैसे करोगे? उसमें क्या क्या बातें लिखोगे? वो बात आपसे थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है, वो आपसे सिचुएशन दे के भी पूछ सकता है। थ्योरेटिकल पूछेगा तो क्या क्या बातें लिखोगे? क्या बातें लिखोगे? आप कहते हो कि अमेंड करोगे हेडिंग को, पहले आप ओपिनियन पैराग्राफ लिखते लिखोगे बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस नहीं लिखना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का हेडिंग दोगे। और इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। क्या मतलब है? फलां वजह थी जिसकी वजह से मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो बात लिखोगे। वो बात क्या थी? वजह ये थी कि जनाब रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने चाह रहे थे हम, लेकिन मैनेजमेंट हमसे डिसएग्री कर रही थी और ये बहुत मटेरियल बात है, इसलिए मैं अपनी बात को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये बात लिखनी है आपने, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? हाँ जी, बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन तो सिंपल ये होती है ना कि जनाब प्रेजेंट फेयरली या नहीं, बस इतनी बात। उसकी वजह क्या थी? हाँ जी, वो बाकी बातें सेम ही है, मैं सिर्फ एलिमेंट्स बता रहा हूँ जो जो आपको लिखने को आ सकती हैं बातें, आपको बस बाकी चीज़ें तो हैं मेरे ख्याल से, है ना, एलिमेंट्स। तो अब आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है कि आपने ये बताना है कि अगर उस चीज़ से ओपिनियन मॉडिफाई हुई है तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया। हम बताएंगे कि जनाब उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना कम हो गया, उससे एसेट्स इतने कम हो जाएंगे। चलो मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बताता, एक एग्जांपल दे देता हूँ। रीवैल्यूएशन था, सही परफॉर्म नहीं हुआ, इसकी वजह से आप ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है? आप कहोगे कि रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट 5 मिलियन कम हो जाएगा, एसेट्स 5 मिलियन कम रिकॉर्ड होंगे अगर रिवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो कंपनी ने रिवैल्यूएशन परफॉर्म ही नहीं की, और किधर किधर इफेक्ट आएगा? जहाँ जहाँ इफेक्ट आएगा ना जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से पे, वो उसका नाम लेके उस पैराग्राफ में लिखेंगे। आपने देखा होगा अगर ऑडिट कोई एक ऑडिट रिपोर्ट खोलो जिसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है मेरे सामने, और वो क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ मेरे सामने पढ़ें ज़रा। ये तो हो गई डिसएग्रीमेंट की वजह से। अगर आपने लिमिटेशन ऑफ स्कोप की वजह से बेसिस फॉर ओपिनियन किया है तो फिर लिमिटेशन ऑफ स्कोप का मतलब है कि आपने अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए, तो फिर आपने वो वजह बतानी है कि मैं क्यों आई वॉज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू व्हाट रीजंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में वो जैसे अब हम करेंगे उसमें वो कहता है सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड्स ही नहीं है, वो बात लिखोगे उस पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ आपके पास खुला हुआ क्वालिफाइड ओपिनियन वाला, तो उसमें वो क्या कहता है? अगर आप 2 लाइंस पढ़े मेरे लिए। वो सिनेरियो हो रहा है, सिनेरियो उसका है कि भाई वो इन्वेंटरी जो है ना वो एनआरबी और लोअर ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो क्या कहता है भला? उसमें कह रहा है कि मैनेजमेंट हैज स्टार्टेड इन्वेंटरीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी बट हैज स्टार्टेड देम सोलरी एट कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ये बात लिखी है इसने। आगे Had management started the inventories at the lower of cost and at realizable value, inventories would have been written down by value. Cost of sales would have been increased by value. एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ये बात लिखी है उसने, ठीक है? कंपेयर हो रही है बात, जो बात लिखी है उसने। हाँ जी, आगे इस जगह पे इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ये आपको लिखना भी आ सकता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैंने बता दिया मॉडिफिकेशन कब होगी, अदर मैटर पैराग्राफ, और क्या होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब कब आएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन करें, ठीक है? अब आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। आप पढ़ो जी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का पार्ट ए और बी पढ़ो जी, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वो अपने पॉइंट्स मुझे बताइएगा।
पहले पार्ट ए पढ़िएगा। करें जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो बताएं, कुछ क्लिक होता है इस क्वेश्चन में? क्या क्लिक होता है? परवेसिव है। तो उस बात को लिखोगे कैसे? सबसे पहले सर ओपिनियन इसके पर है। बस ये लिख दें, सही हो जाएगा सवाल। क्या लिखें? स्टोरी बात करेगा। और स्टोरी में उसने लिखा है कि जनाब आपका इन्वेंट्री पेएबल क्या क्या खराब है जी? इन्वेंट्री रिसीवेबल, इन्वेंट्री पेएबल और रिसीवेबल बैलेंसेस क्या है जी? रिसीवेबल सर 100 मिलियन और पेएबल का 150 मिलियन और इन्वेंट्री का 200 इन्वेंट्री 200 मिलियन। और बाकी क्या और भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया? वो कितना है? 500 मिलियन और एसेट्स है 185 1850। तो कैसे आंसर करेंगे आप बताएं? उस जो आपने स्टोरी पढ़ी हुई है ना, उसको लिंक करें ना यहाँ पे। आंसर करने का तरीका देखें, मुझे बताएं कैसे आंसर करोगे। कोई वर्ड्स बताओ। Auditor is not able to gain appropriate sufficient appropriate evidence for inventory receivable payable and could not verify these balances by alternate methods so that this हाँ आगे सही, यहाँ तक बात ठीक है। आगे इसकी वजह भी बताएं ना साथ उसको। हाँ, स्कोप लिमिटेशन आप उसको बताएंगे। अनएबल टू ऑब्टेन, ये वाली बात लिखोगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मल्टीपल अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ऐसे ही है। एंड आगे आगे पूरी बात लिखें। स्कोप लिमिटेशन, ये सारी बातें जो आपने क्वेश्चन में करनी है। अगर ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो वो जवाब का नंबर नहीं मिलेंगे। ये वर्ड्स मिसिंग है अगर, तो नहीं आंसर में मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आगे और क्या बात लिखोगे? सिंस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स और बोथ मटेरियल एंड परवेसिव हैं। वजह नहीं बताओगे इसको? इट represents substantial portion of financial statement। क्या क्या है जी? स्टॉक कितने परसेंट है, रिसीवेबल्स कितने परसेंट है, ये बात बताओगे इसको। अपनी बात को सपोर्ट करोगे ना कि मैं ये मुझे ये समझ आई है बात की। और आगे क्या लिखोगे? और बताओ क्या लिखोगे?
हाँ जी, तो यहाँ इनका इफेक्ट क्या है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देने अगर देखिए अभी तो ओपिनियन की बात तो हम नहीं कर रहे, अभी तो हम लेके चल रहे हैं बात को कि यार हमें ये समझ आई कि मैं ऑडिट एविडेंस भी नहीं ले पाऊंगा, मेरे पे स्कोप लिमिटेशन भी लग गई है, मैंने फैक्ट्स भी देखे हैं वो मटेरियल एंड परवेसिव भी हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स भी हिट हो रहे हैं। अभी हम लेके जा रहे हैं ना ओपिनियन की तरफ बात को। अभी क्वेश्चंस का ये हाँ, अभी 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था 7 नंबर, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेके चल रहे हैं बात को। ये देखो 1 2 3 4 नंबर मिलना शुरू हो गए। आप ओपिनियन पे पहुंच जाओगे तो वो कहेगा अच्छा इसको तो कुछ भी नहीं पता। क्या वजूहात थी जिसकी बेस पे आपने वो नतीजा निकाला, वो वजूहात पहले लिखनी है। और क्या बात करेंगे, यहां पे लिखोगे पॉसिबल इफेक्ट्स, याद है ना, ये वर्ड्स लिखना है। आप लिखोगे अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, नंबर नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगी। सिंस द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव एंड वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड मल्टीपल अकाउंट्स आर अफेक्टेड एंड वी are being imposed limitation of scope by the auditor and we are unable to perform alternate audit procedures। ठीक है, सारी बातें समझ आई ना इसमें से। अब ओपिनियन पे आओ, अब वो कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट पे क्या बातें होंगी। देखो क्वेश्चन अगर क्या होगा 3 नंबर का होगा ना, तो आप ये बात लिख के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बता दोगे इसको क्वालिफाई करना है मॉडिफाई करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये सारी बातें लिखोगे। अब बताओगे, अब बताएंगे कि जनाब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, और क्या देना है, और कहना है कि इस जो पैराग्राफ है उसमें हमने जब भी डिस्क्लेमर देते हैं तो क्या क्या बातें लिखते हैं। वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, ये कहाँ लिखते हो, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में लिखोगे। ये रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन है, उसने पैराग्राफ नहीं पूछा, बताना है कि चेंज क्या आएगा। और क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये बात लिखोगे। ये बात तो सेम ही है, तो इसमें चेंज क्या लाओगे। बिल्कुल करेंगे, अभी आगे जाके ये भी बताएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये बात पैराग्राफ में लिखोगे। ये देखो ये मैंने पूरी लिखी नहीं है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और आप डिस्क्लेमर है तो कैम नहीं डालेंगे इसके अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर। और कोई बात नहीं, गोइंग कंसर्न यहाँ पे देखो क्वेश्चन ना बहुत जगह लिंक हो जाता है, लेकिन उसने आपसे पॉइंटेड बात पूछी है, आपने उसने आपको पॉइंटेड कहा है, हिंट्स किस चीज़ के दिए हैं उसने, बहुत मैटर करता है। हिंट्स अगर वो आपको कहता है ना यार ये सॉफ्टवेयर ख़राब है, मेरे लिक्विडिटी के इश्यूज भी हैं, मेरी तो जनाब कंपनी के केसेस भी बहुत खुले हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने सर्वाइव कैसे करना है, तो ये सारी कंडीशंस गोइंग कंसर्न की तरफ जा रही थी। लेकिन ये सारी बातें किसकी तरफ जा रही हैं, अभी परवेसिव इफेक्ट्स की तरफ जा रही हैं। तो जहाँ की उसने बात की हमने उधर ही पॉइंटेड रहना है, ये बात बड़ी ज़रूरी है। और आपकी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ भी चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन, हाँ जी, उसमें कुछ बातें आपने, और आपने एक और बात भी लिखनी है, वी वर इंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहाँ पे शुरू में लिखते हो ना इंगेज्ड लिखना वर्ड, ठीक है। ये चीज़ें चेंज आएंगी जब डिस्क्लेमर होगा, तब तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ ना 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं लास्ट पे लिखे हुए, वो डिस्क्लेमर में नहीं आते, ठीक है। वो हाँ जी, एंगेजमेंट लेटर में नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस पैराग्राफ में चेंज आएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है वो कि 2-3 पैराग्राफ्स हैं, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो वो एडिशनल ऐड हो जाते हैं, अगर डिस्क्लेमर है तो निकल जाते हैं, तो वो वाली बात कर रहा है वो। आप इसको मज़ीद अगर नहीं है तो आप खोलें, मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ पूरे बैच गए, मैं चाहता हूँ कि अगला वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लें हम। आप ऐसे करो, ये वाला पॉइंट जो है ना ये ढूंढ के आए, मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये मेरे ऊपर है जी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 5 मिनट में। तो यहाँ पे ठीक है, सारी बातें समझ आई, लिखना कैसे है।
कुछ ना कुछ होपफुली आपकी वैल्यू एडिशन हुई होगी इस चीज़ के अंदर। सर ये जो मैंने ये अपने इसका आंसर देखा है, हाँ जी। तो इसमें जो आपने पहले जो रीजन आइडेंटिफाई किए भी ये क्यों है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन होगी। नहीं, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ये है, उसने क्या लिखा है, उसने रिक्वायरमेंट क्या, पहले तो ये बताए ना। उसकी हाँ जी, अगर ओवरऑल कह सको ना आप, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन सारी की सारी है तो ये रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्या है, ऑडिट रिपोर्ट की बातें, ये रिपोर्ट की इम्प्लीकेशंस की तरफ बात जा रही है। तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, ब्रॉड वे में आप ये कह सकते हो उसको, ठीक है। अगर वो कहता ना कि व्हाट द मैटर्स टू बी एड्रेस्ड, हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन, तो फिर हम किसी और तरफ बात लेके जाते हैं, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीजर भी, या मैनेजमेंट से इंक्वायरी, डिटरमन, वो वाली जो बात मैंने की थी आपसे। अभी रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन तो सिर्फ रिपोर्ट तक रहना है, प्रोसीजर ना अप्लाई करना है यहाँ पे कोई, ठीक है जी सर। हाँ जी, डिस्क्लेमर नहीं, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में चेंज होगा सिर्फ ना, उसमें चेंज आएगा। तो वो पैराग्राफ्स कौन से मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बताऊं आपको। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। भाई क्या डलना है, क्या डलना है, अदर मैटर पैराग्राफ, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अदर मैटर पैराग्राफ डालना है यहाँ पे, और अ लिस्टेड कंपनी कैम हो सकता है, ये नहीं कि आप कैम डाल दें। SFL owns number of retail outlets across Pakistan and many of them were acquired on rental basis. During the year we have adopted IFRS 16. Audit team has made significant efforts. Hint मिला key audit matter का, to review adjusting entries made in the financial statement to reconcile the change in accounting policy of operating leases. The matter was discussed in detail in the audit committee meeting. तो बताया नहीं था कि key audit matter is selected among the matters communicated to those charged with governance. तो audit committee में board के members भी होते हैं, ठीक है। 2 hints मिल गए। आगे, your team has included the details about adjustment impact on financial statement in the board letter. Again, those charged with governance, board letter जो है वो those charged with governance को देते हैं। तो key audit matter वाली बातें पता चल गई। तो अब हम इसमें लिखेंगे कैसे इसको। अच्छा, वो कहता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। नहीं, देखो किस बात को क्लिक कर रहा है की ऑडिट मैटर में, सिग्निफिकेंट जजमेंट या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन या एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, कोई चीज़ें हैं इनमें से, इनमें से कोई कुछ भी नहीं है। पॉलिसी का चेंज है सिर्फ, और उसमें वो कह रहा है कि मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16 सिग्निफिकेंट, वी आर ऑपरेटिंग थ्रू अ नंबर ऑफ retail outlets. Furthermore, change in the accounting policy have taken considerable time of the audit team. तो उसने किस बात से लिंक किया है, सिग्निफिकेंट एफर्ट, जो क्वेश्चन में ही ली थी। हमने सिर्फ कहा कि हमने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम लगाया ऑडिट करने में। एक बात हिंट, वो देखो लिंक कैसे कर रहा है की ऑडिट मैटर बनाने के लिए। वो कहता है द मैटर वाज डिस्कस्ड एंड ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोनों बातें कि भाई मैंने मैटर दोज चार्ज विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट किया था, अब मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि मैं इसको की ऑडिट मैटर बना रहा हूँ, ठीक है ना। 2 बातें उसने पहले लिंक की हैं। आप ये नहीं कह दोगे कि भाई की ऑडिट मैटर बना ले, भाई बड़ी एफर्ट लगी है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को मैटर कम्युनिकेट किया है, सिंस वी आर डिटर्मिनिंग इट टू बी अ की ऑडिट मैटर, ठीक है। नहीं भाई, वो इस साल करते हैं, आपको असल में ये एडजस्टमेंट का पता नहीं ना, ये इस साल करते हैं। जब भी ऑपरेटिंग हम जब चेंज कर रहे थे ना, पिछला IFRS 16 में आ रहे थे, तो उस वक्त जो है ना इसको चेंज कर रहे थे। हर लीज अब से क्या होगी, फाइनेंस लीज होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज से फाइनेंस लीज में आने के लिए ना कोई एडजस्टमेंट इस साल में करनी पड़ती है, वो पिछले साल में नहीं है, ठीक है। तो फिर अब ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या है, की ऑडिट मैटर तो बना लिया, रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है। सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन पढ़ी तो है भी हमने, प्रीवियस ईयर ऑडिटर, अदर मैटर पैराग्राफ डालना है रिपोर्ट के अंदर, और उसमें क्या लिखना है,
3 बातें लिखते हैं जब भी पिछले साल की रिपोर्ट किसी दूसरे ऑडिटर ने की है, तो आपने क्या कहना है, स्टेट करना है कि द ऑडिट इज डन बाय प्रीवियस ईयर ऑडिटर, और डेट लिखनी है उसकी, और क्या लिखना है, हाँ, और उसमें एग्जैक्ट वर्ड क्या है, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दी उसने। ये बात नहीं लिखनी कि उसने क्या टाइप ऑफ ओपिनियन, अगर हो सकता है उसकी वजूहात कुछ भी हो, आपने बस बता देना है कि ओपिनियन उसने ये दी थी। ये 3 बातें आपने लिखनी है। तो जो एग्जैक्ट क्लिक था, 3 क्लिक्स थे और तीनों बातें लिख दी, नंबर मिल गए 7 नंबर। ठीक है, ऑडिट एफर्ट थी, 2 स्टार विद गवर्नेंस को मैटर दिया था, और पिछले साल ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था तो हमने अदर मैटर पैराग्राफ डाला और उसमें क्या लिखना है वो बता दिया, खत्म, पॉइंटेड बात। तो इस तरह आपके आंसर जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अब हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने का मौका मिला, तो हम कल जो है वो जो मैंने सोचा जी उसमें देखें जी, नीचे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उसमें फिर वो लेके जाता है ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी की तरफ भी, तो वो भी थोड़ा सा चैप्टर देख लेंगे, और सैम्पलिंग का भी थोड़ा सा देख लेंगे। और क्वेश्चन 9 के अंदर है जी गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न को थोड़ा सा रिवाइज करके ये देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट के ऊपर हम क्या देखें जी, एक सॉफ्टवेयर है, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को उसने इंटेंजिबल बनाया हुआ है, तो हम पहले IS 10 को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा कि उसमें क्या है बात, और फिर हम यहाँ पे ला के देखेंगे कि उसमें क्या प्रोसीजर्स या क्या रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन आनी। IS 38 सॉरी, इंटेंजिबल, ठीक है जी। तो इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, और जितना जितना बात क्लास में है उसको आप नोट करते जाओ और उसको क्यूमुलेट करते जाओ, ऐड करते जाओ। देखो आखिर पे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगी अगले 5-6 पेपर्स के बाद, ठीक है। चलो सही है, ओके, कल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ओपिनियन की तो बात नहीं की उसने, जब अदर मैटर पैराग्राफ में फिर ओपिनियन की टाइप बताएंगे ना, तो फिर उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नहीं, वो ये कह रहा है कि आपका ऑडिट जो है वो पिछले साल किसी और ऑडिटर ने किया ना, तो आप बताओ कि उस ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया था, ये बात लिखनी है। अपनी ओपिनियन क्या लेनी है उसके बारे में तो हमने नहीं बताना, क्योंकि हमें वो बात लिखनी है उससे रिलेटेड, सिर्फ बात अपने क्वेश्चन में बतानी है जो क्वेश्चन में उसने बताई है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार हमारी ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड होगी, क्वालिफाइड होगी, एडवर्स होगी, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा हिंट ही नहीं दिया उसने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। जब उसने कोई ऐसी बात करेगा तो फिर हम उस पर कमेंट करेंगे, उसके अलावा हम कमेंट नहीं करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।